गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर एंड अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 7th बी जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण। इसमें यूनिट फर्स्ट इकाई 1 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सेंटेंस। वाक्य ऐसे ध्वनि समूह को कहते हैं जिसमें भाव एवं विचार की पूर्णता स्पष्ट होती है। यह एक शब्द से लेकर 10-20 शब्दों तक हो सकता है। कभी कभी एक ही शब्द परिस्थिति विशेष में पूर्ण अर्थ देता है, जैसे हाँ, ना, आइए, जाइए। इसलिए कुछ विद्वान शब्द को चरम वाक्य कहते हैं, परंतु इस प्रकार की भाषा से थोड़ा बहुत ही काम चल सकता है। व्यापक प्रयोग के लिए तो दो शब्दों को एक विशेष क्रम में संयोजना होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उनमें किसी भाव अथवा विचार की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है तो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। इस संपूर्ण वाक्य के भिन्न भिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ हैं, लेकिन वाक्य विशेष में उनका एक ही अर्थ है। वाक्य के एक ही शब्द में परिवर्तन करने से अर्थ बदल जाता है। जैसे उपरोक्त वाक्य में पढ़ रहा के स्थान पर गा रहा, सो रहा, जा रहा आदि क्रियाएं लगा देने से वाक्य के भिन्न भिन्न अर्थ होंगे। इसी प्रकार राह के स्थान पर चुका शब्द रखने से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। अब यदि हम वाक्य को परिभाषित करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों की एक ऐसी नियमबद्ध एवं अर्थपूर्ण प्रस्तुति है जिससे किसी भाव अथवा विचार की पूर्णतया स्पष्ट होती है। अब हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के अंग। प्रत्येक वाक्य में किसी के विषय में कुछ बात कही जाती है। जैसे ऊपर के वाक्य में अपने विषय में कहा गया है कि मैं पढ़ रहा हूँ। इस दृष्टि से प्रत्येक वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं इसे हम जानेंगे। वाक्य का वह भाग जिसमें किसी के विषय में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है। जैसे ऊपर के वाक्य में मैं उद्देश्य का मुख्य अंश करता है। जैसे ऊपर वाले वाक्य में मैं किसी उद्देश्य में केवल कर्ता ही होता है और किसी उद्देश्य में कर्ता के साथ साथ एक या एक से अधिक कृत्य विशेषण भी होते हैं। इन्हें कर्ता का विस्तार कहते हैं। जैसे दशरथ के पुत्र राम ने राक्षसों का संहार किया था। वाक्य में दशरथ के पुत्र राम उद्देश्य है, राम कर्ता और दशरथ के पुत्र राम कर्ता का विस्तार। विधेय विधेय किसे कहते हैं इसे हम जानेंगे। वाक्य का वह भाग जिसमें उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है विधेय कहलाता है। जैसे ऊपर के वाक्य में पढ़ रहा हूँ। विधेय का मुख्य शब्द क्रिया होता है। कभी अकेली क्रिया ही विधेय का काम करती है, जैसे चले जाओ, और कभी उसके अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए अन्य शब्दों की आवश्यकता होती है। ये शब्द निम्नलिखित होते हैं। यदि क्रिया सकर्मक हो तो कर्म, अपूर्ण क्रिया का पूरक, स्थान, समय, प्रयोजन आदि बताने के लिए कुछ शब्द, क्रिया विशेषण अथवा क्रिया का विस्तार। इस प्रकार विधेय के 4 भाग होते हैं: क्रिया, कर्म, पूरक तथा क्रिया विशेषण अथवा क्रिया का विस्तार। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के भेद। अंग्रेजी भाषा की भांति हिंदी भाषा में भी वाक्यों के अनेक दृष्टियों से भेद किए जाते हैं। इसमें रचना, अर्थ तथा क्रिया की दृष्टि से किए जाने वाले भेद मुख्य हैं। हिंदी में साहित्यिक दृष्टि से भी वाक्यों के भेद किए जाते हैं। जैसे रचना की दृष्टि से वाक्यों में भेद। रचना की दृष्टि से वाक्यों में 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं: सरल, मिश्रित और संयुक्त। सबसे पहले हम जो लोग जानेंगे सरल अथवा साधारण वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक ही प्रधान क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे विनोद पुस्तक पढ़ता है।
आपका सरल वाक्य है। अब हम लोग जानेंगे मिश्रित अथवा वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान क्रियाएं होती हैं, एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष अधीन उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे सेना नायक की आज्ञा पाते ही सेना ने कूच कर दिया। इस वाक्य में सेना ने कूच कर दिया प्रधान उपवाक्य और सेना नायक की आज्ञा पाते ही अधीन उपवाक्य है। नंबर 3, संयुक्त अथवा संश्लिष्ट वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सेना नायक की आज्ञा पाते ही सेना ने कूच कर दिया और देखते ही देखते वह सीमा पर पहुंच गई। इस वाक्य में सेना ने कूच कर दिया तथा वह सीमा पहुंच गई दो प्रधान उपवाक्य हैं और सेना नायक की आज्ञा पाते ही तथा देखते ही देखते दो अधीन उपवाक्य हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 भेद बताए गए हैं। नंबर 1, विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञार्थ यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य और संकेतार्थ वाक्य। ये आपके अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेद हैं। अब हम इनको क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। नंबर 1, विधिवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें किसी बात के होने का आभास मिलता है विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं दिल्ली गया था। निषेधवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें किसी बात के ना होने का आभास मिलता है निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं दिल्ली नहीं गया था। आज्ञार्थ, आज्ञा सूचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे आज्ञा का आभास होता है आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम दिल्ली जाओ। प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें कुछ जानने की इच्छा प्रकट होती है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या तुम दिल्ली जाओगे। विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, विस्मयादि, आश्चर्य प्रकट किया जाता है उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह तुम दिल्ली गए थे। इच्छा बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा की अभिव्यक्ति होती है उन्हें इच्छा बोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे ईश्वर तुम्हें दिल्ली में ही नौकरी दिला दे। नंबर 7, संदेह सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह की भावना छिपी होती है उन्हें संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे हो सकता है मुझे दिल्ली जाना पड़े। नंबर 8, संकेतार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी भाव का केवल संकेत होता है और उसके साथ कोई शर्त लगी होती है उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम दिल्ली जाओ तो तुम्हें देश विदेश के व्यक्ति देखने को मिलेंगे। अब हम लोग जानेंगे क्रिया की दृष्टि से वाक्यों में भेद। क्रिया की दृष्टि से वाक्यों में निम्नलिखित भेद होते हैं। नंबर 1, कृत प्रधान वाक्य। वे वाक्य जिनमें कर्ता तथा कर्म अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हैं और जिनमें कर्म का होना आवश्यक होता है कृत प्रधान वाक्य कहे जाते हैं। जैसे राकेश पढ़ रहा है। नंबर 2, कर्मवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कर्म प्रधान क्रिया होती है और कर्म आवश्यक रूप से होता है उन्हें कर्मवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे विपिन तुलसीकृत श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहा है। नंबर 3, भाव प्रधान वाक्य। वे वाक्य जिनमें क्रिया प्रधान होती है भाव प्रधान वाक्य कहलाते हैं। जैसे उनकी दीन दशा देखते ही वे रो पड़े। अब आता है आपका साहित्य दृष्टि से वाक्यों में भेद। नंबर 1, संयत वाक्य। वे वाक्य जिनका कोई पद पढ़ने के बाद आगे का पद पढ़ने की इच्छा होती है और जो भावों के स्पष्टीकरण में समर्थ होते हैं संयत वाक्य कहलाते हैं। जैसे मुझे उस दिन की बात याद है जब मेरे और तुम्हारे पिताजी श्री बद्रीनाथ की यात्रा से लौटते समय स्टेशन पर उतरे थे और हम सब ने उनका स्वागत किया था। दूसरा पॉइंट आता है शिथिल वाक्य। जिन वाक्यों का महत्वपूर्ण भाग सबसे पहले आ जाता है और फिर उस भाव की व्याख्या और पुनरावृत्ति
सी होती है उन्हें शिथिल वाक्य कहा जाता है। जैसे बिड़ला के पास अरबों रुपया है, वह करोड़पति हैं। नंबर 3, संयुक्त वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इनमें वाक्यांश आपस में समृद्ध रूप से जुड़े रहते हैं और किसी एक वाक्यांश से निकल कर देने से भाव अधूरा रह जाता है और प्रत्येक वाक्यांश का अपना अस्तित्व होता है। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सत्य है और जो सत्य एवं शिव है वही सुंदर है। अब हम लोग जानेंगे हिंदी सिंटैक्स, हिंदी वाक्य रचना। प्रत्येक भाषा में वाक्य रचना के कुछ नियम होते हैं। कुछ भाषाएं तो ऐसी होती हैं जिनमें वाक्य रचना के बड़े कठोर नियम हैं और कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनमें वाक्य रचना के पद क्रम में थोड़ा अंतर किया जा सकता है। हिंदी दूसरे प्रकार की भाषा है। हिंदी में वाक्य रचना के पदों के क्रम और विभक्तियों के प्रयोग आदि के कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन व्याकरण सम्मत भाषा की वाक्य रचना के कुछ नियम अवश्य हैं। इन नियमों को हम निम्नलिखित रूप में जान सकते हैं। यहाँ पर तात्पर्य शब्द ये है कि जब तक कोई शब्द किसी वाक्य का अंश नहीं बनता तब तक वह शब्द कहलाता है और जब वह किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब उस वाक्य का पद कहते हैं। हिंदी में पद क्रम के सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। हिंदी के वाक्यों में पद क्रम का सबसे साधारण नियम यह है कि सर्वप्रथम कर्ता तथा उद्देश्य और फिर कर्म तथा पूर्ति और अंत में क्रियापद रखा जाता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये पुस्तक अच्छी है। द्विकर्म क्रियाओं में गौड़ कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में आता है। जैसे मैंने अपने मित्र को कई सुंदर पुस्तकें भेंट की, मैंने राकेश को घड़ी दी। इसके अतिरिक्त जैसे दूसरे कारकों में आने वाले शब्द उन शब्दों के पहले आते हैं जिनसे उनका संबंध रहता है। यह रेलगाड़ी दिल्ली से हावड़ा तक जाती है। इस रजिस्टर में आ से जा तक के नाम हैं। वाक्य में कर्ता का विस्तार कर्ता के पहले और क्रिया का विस्तार क्रिया से पहले आता है। जैसे अच्छे बच्चे अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य कई दिनों से नहीं आ रहे हैं। विशेषण प्रायः विशेष संज्ञा तथा सर्वनाम से पहले आते हैं। वह अच्छा लड़का है, अच्छे लड़के अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण अथवा क्रिया विशेषण वाक्य क्रिया से पहले आते हैं। जैसे राम का घोड़ा तेज दौड़ता है। राम का घोड़ा पक्की सड़क पर अपेक्षा कच्ची सड़क पर अधिक तेज दौड़ता है। संबोध्य के वाक्य के आरंभ में लिखा जाता है। जैसे बेटे इधर आओ, पिताजी आपको माताजी बुला रहे हैं। प्रश्नवाचक शब्द व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान से पहले लगते हैं। जैसे विकास प्रातः स्कूल जाता है, विवेक 4 बजे स्कूल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।